हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर प्रथम पंजाब यूनिवर्सिटी। हमारे समक्ष जो आज बुक आया है पंजाब का इतिहास और संस्कृति, यानी देखा जाए तो हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब एससीपी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आज जो हम करने जा रहे हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भारत में आर्य का उदय, आरंभिक वैदिक काल में जीवन की मुख्य विशेषताएं, यानी ऋग वैदिक एज, द राइजेस ऑफ इंडो आर्यन, मेन फीचर ऑफ द लाइफ इन द अर्ली वैदिक एज। काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है सभी एससीपी विद्यार्थियों के लिए। इसमें जो है हम हर एक बात को जो है विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और जानेंगे हर एक पहलू और हर एक छोटी से छोटी बातों को जो है एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनएसएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है तिरपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। आगे जो हमारे समक्ष आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता और आर्य सभ्यता में क्या अंतर है, क्या हम तुलना कर सकते हैं? देखा जाए तो वैदिक सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन काल के गौरवशाली एवं विशिष्ट सभ्यताएँ हैं, और दोनों सभ्यताओं में बहुत सी समानताएँ और असमानताएँ हैं, जिसके विषय में हम यहाँ बात करेंगे। बात करते हैं दोनों सभ्यताओं में असमानता के बिंदु। तो देखा जाए तो जानकारी के स्रोत के अनुसार देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में जानकारी जो है प्राथमिक स्रोतों से ही हमें प्राप्त हुई है, और इस सभ्यता के चित्र जो है लिपि की खोजा अवश्य गया है, लेकिन अभी तक इसे पढ़ने में सफलता नहीं मिली है। दूसरी ओर देखें तो ऋग वैदिक तथा अन्य वैदिक साहित्यों में हमें वैदिक कला की विस्तृत जानकारी मिलती है। तो देखा जाए जानकारी के स्रोत के अनुसार तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपियां हैं अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। आगे अगर बात करें इन सभ्यताओं की समय अवधि, तो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा कि इस सभ्यता की समय अवधि, तो यहाँ पर बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले वैदिक सभ्यता को भारत के प्राचीनतम सभ्यता समझा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले वैदिक सभ्यता को जो है प्राचीनतम सभ्यता समझा जाता था, और इसे खोज के पश्चात यह माना गया कि सिंधु घाटी सभ्यता अति प्राचीन सभ्यता है तथा इसके पश्चात वैदिक सभ्यता अस्तित्व में आई थी। सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम समय काल देखें तो 3500 से लेकर 4000 वर्ष पूर्व विकसित हुई है, जबकि आर्य सभ्यता की बात करें तो ये 2000 से 3500 वर्ष पूर्व अस्तित्व में थी। तो देखा जाए सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की यहाँ पर बात कही गई है, उसके बाद जो है यहाँ पर देखा जाए तो ये आर्य सभ्यता हुई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर समय काल देखा जाए तो वर्ष पूर्व है, यानी इतना वर्ष पूर्व और इतने वर्ष पूर्व, तो पहले सिंधु घाटी सभ्यता की बात कही जा रही है। अगर आगे हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। ये भी महत्वपूर्ण है। आर्य गाँव में रहते थे और ग्रामीण थे, जबकि हड़प्पा के लोग शहरों में रहते थे। सिंधु घाटी सभ्यता प्राकृतिक में शहरी और वर्जिकीय भी, जबकि आर्य सभ्यता मुख्यतः कृषि आधारित थी। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ रखता है कि दोनों सभ्यताओं में कितने अंतर देखने को हमें मिल रहा है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है रहन सहन का ढंग। आर्य साधारण एवं पवित्र जीवन व्यतीत करते थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ऐशो आराम और आडंबरपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आर्य साधारण व पवित्र जीवन व्यतीत करते थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता जो है लोग भोग विलास ऐशो आराम आडंबरों के जीवन व्यतीत करते थे।
आगे देखें, सिंधु घाटी सभ्यता व आर्य सभ्यता के स्थापक। वैदिक सभ्यता के जो है स्थापक आर्य थे। वैदिक सभ्यता के स्थापक आर्य थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग प्रोटो अस्ट्रोलाइट और मैंगलोइड और भूमसागरीय एवं जो है यहाँ पर एप्लाइनाइट मानने जाती हैं। यानी देखा जाए तो इनका जो है स्थापक प्रोटो अस्ट्रोलाइट, मेगोलाइट्स, भूमसागरीय और एम्पोनाइट्स माने जाते हैं। इन्हें आर्य के साथ बहुत से युद्ध भी किए, जिन्हें आखिरकार आर्य विजय भी हुए। आर्य के साथ बहुत से युद्ध भी किए, जिनमें आखिर आर्य का ही विजय हुआ। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात अगर हम देखें व्यवसाय, तो कहते हैं वैदिक आर्य के प्रमुख व्यवसाय कृषि तथा पशुपालन थे, जबकि कृषि के साथ व्यापार और वाणिज्य का भी सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन के बड़ा महत्व था। यानी वैदिक आर्य जो थे प्रमुख कृषि और पशुपालन पे ही आश्रित थे, लेकिन देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे व्यापार के साथ वर्जनीय ही भी क्रिया करते थे। अगर आगे बात करें धातुओं का ज्ञान, तो सिंधु घाटी के लोग बड़ी मात्रा में कांसे का प्रयोग करते थे और वो उन्हें लोहे के प्रयोग का ज्ञान भी नहीं था, इसलिए उनकी सभ्यता कांस्य युग सभ्यता कहलाई और उन्हें सोने चांदी का भी ज्ञान था। दूसरी ओर वैदिक आर्य लोग लोहे का बड़ी मात्रा में प्रयोग करते थे और साथ ही उन्हें सोने चांदी कांसे का भी ज्ञान था, जबकि आर्य में लोहे का खूब प्रयोग किया। अंततः उनकी सभ्यता लोह युग सभ्यता कहलाया और हड़प्पा सभ्यता को हम कांसा युग सभ्यता कहते हैं, क्योंकि काफ़ी समय जो हमें देखने को मिला। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है भोजन। आर्य का मुख्य भोजन गेहूँ, जौ, दुग्ध पदार्थ का, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मछली खाने का शौक था, जो आर्य में बिल्कुल भिन्न था। आर्यों का जो है सोमरस प्रिय था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कुछ भी प्रमाण नहीं मिलती हैं। यानी देखा जाए तो यहाँ पर जो है सिंधु सभ्यता के लोग मछली के खाने के बड़े शौकीन थे। आर्य के बिल्कुल भिन्न था, लेकिन आर्य से बिल्कुल ही भिन्न थी। आर्य को सोमरस बहुत प्रिय था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कोई भी सबूत नहीं प्राप्त हुई है। वस्त्र के देखें तो वैदिक लोग नवी नामक अंततः वस्त्र पहनते थे और वह बाशा, आदिवासा तथा धोती से शरीर ढकते थे, जबकि सिंधु घाटी के पुरुष कमर से नीचे कपड़े पहनते थे और स्त्रियां घंघरों जैसी वस्त्र पहनती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ। यदि हम आभूषण की बात करें तो आभूषण जो है वैदिक लोग जो है पाजेब, कलाई बंद, बालियाँ, हार आदि पहनते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोग बाजूबंद और कानों में बालियाँ आदि पहनते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है। उसके पश्चात बात करें तो पारिवारिक ढांचा, कहते हैं पारिवारिक ढांचा भी काफ़ी महत्वपूर्ण थी। कहते हैं वैदिक काल में संयुक्त परिवार प्रणाली थी, तथा परिवार मित्र सत्ता जुआ करते थे, यानी हुआ करते थे। जनरल सी बात है, वैदिक काल में संयुक्त परिवार प्रणाली थी और परिवार पितृसत्तात्मक हुआ करता था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के परिवार मात्र सत्तात्मक थी। तो आप समझ सकते हो कि वैदिक काल के लोग के जो मेन मुखिया होते थे वो पिता होता था, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता का जो था माता होती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बातों की तरफ इशारा की जा रही है। उसके पश्चात अगर हम बात करें स्नान घरों का प्रबंधन, देखिए आर्यों के स्नान को अधिक महत्व नहीं दिया, स्नान घर को अधिक महत्व नहीं दिया आर्यों ने, जबकि सिंधु घाटी के लोगों ने स्नान को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया। विशेष अवसरों पर स्नान के लिए विशेष प्रबंधन किए गए थे। उन मनोजोधारों में पाया गया विशाल स्नानघर इसी कार्य के लिए प्रयोग होता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आर्य स्नान घरों को इतने महत्व नहीं दिए जितना सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने देखा। मृत संस्कार की अगर बात करें तो आर्य अपने मृतकों को जलाते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोग संभवतः 3 तरह के मृत संस्कार करते थे। आर्य अपने मृतकों को जलाते थे, जबकि सिंधु घाटी के सभ्यता 3 तरह के संस्कार करते थे। मृतकों को दफनाते थे, मृतकों को जलाने के पश्चात उनकी राख को बर्तन में डालकर दफनाते थे। मृतकों के शरीर के पशु पक्षियों के लिए खुले में छोड़ देना, जब केवल हड्डियां या ढांचा रह जाता तो उसे ज़मीन में गाड़ देना। तो इस तरह के प्रावधान जो था हमें सिंधु घाटी सभ्यता में मिली और आर्य लोग बिल्कुल ही साधारण थे, वो मृतकों को जला देते थे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है बाट तथा माप। बाट माप काफ़ी महत्वपूर्ण थी उस समय। कहते हैं वैदिक लोगों द्वारा बाट तथा माप के प्रयोग का उल्लेख नहीं मिलता है, यानी वैदिक लोग जो है बाट और माप का उपयोग नहीं करते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोगों को बाट तथा
माप प्रणाली जो है बिल्कुल सटीक थी, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर हम हथियार की बात करें तो वैदिक आर्य युद्ध प्रिय थी। अंततः वह हमला करने तथा बचाव दोनों प्रकार के हथियार प्रयोग में लाया करते थे। उनके पास काफ़ी संख्या में तलवार, ढाल, कवच, भाले आदि थे। आर्य को जो है लोहे का ज्ञान था और दूसरी ओर सिंधु घाटी की निवासी शांति प्रिय थी। अंततः वह तलवार, कवच तथा ढाल का प्रयोग नहीं किया करते थे, जबकि मुख्य हथियार कुल्हाड़ी, धनुष्वान आदि थे जो तांबे, कांसे और सख्त मिट्टी के बने होते थे। उन्हें लोहे के प्रयोग का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। वो युद्ध में बचाव का तरीका अपनाते थे और आर्य के हमले के दोनों दौरान इसके हथियार अप्रभावी साबित हुए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मूर्ति पूजा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है मूर्ति पूजा। सिंधु घाटी के लोग मूर्ति उपासक थे और मूर्ति पूजा व लोगों में आम थी। खुदाई के दौरान प्राप्त मूर्ति इस बात का प्रमाण है। दूसरी ओर आर्य मूर्ति पूजक नहीं थे, वो प्रकृति के विभिन्न रूपों की पूजा किया करते थे। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आर्य लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते थे, जबकि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो है मूर्ति पूजा करते थे, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। उपासना का तरीका ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। कहते हैं सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी, भगवान शिव, वृक्षों, पशु आदि की पूजा करते थे, जबकि आर्य प्रकृति की विभिन्न शक्तियों जैसे सूर्य, वायु, जल आदि की पूजा किया करते थे। उनके मुख्य देवता सूर्य, अग्नि, इंद्र, वरुण आदि थे और इस प्रकार उनका धर्म सिंधु घाटी के लोगों से मौलिक रूप से भिन्न था। हड़प्पा संस्कृति के लोग लिंग तथा योनि की ही पूजा करते थे, जबकि आर्य ऐसा नहीं करते थे। आर्य कई देवताओं की पूजा करते थे, उसके बावजूद एक ईश्वर पर विश्वास रखते थे। आर्यों के धार्मिक अनुष्ठान में आग का विशेष महत्व था, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा नहीं था। तो देखा जाए दोनों सभ्यता काफ़ी भिन्न थी। अगर हम आगे बात करें जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, यज्ञ का महत्व। यज्ञ का महत्व भी काफ़ी महत्व रखता है। कहते हैं आर्य युद्ध में विजय प्राप्त करने तथा समृद्धि एवं धन प्राप्त करने के लिए अपने देवी देवताओं को खुश करते थे और इस हेतु वो यज्ञ के बहुत अधिक महत्व देते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोग का यज्ञ में विश्वास नहीं था। तो देखा जाए तो विपरीत है। मनोरंजन के साधन की तरफ अगर ध्यान हम दें तो कहते हैं सिंधु घाटी के लोग जो है आंतरिक खेलों जैसे शतरंज, नृत्य, संगीत आदि का शौक था, जबकि आर्य को बाहरी मनोरंजन के तरीके जैसे शिकार खेलना, घुड़दौड़, रथ दौड़ आदि का शौक था, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात देखें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं पशुओं का ज्ञान। सिंधु घाटी के लोग सांड को अधिक महत्व देते थे, जबकि आर्य के लिए गाय बहुत पवित्र था। सिंधु घाटी लोगों के लिए सांड का बहुत काफ़ी महत्व था, जबकि आर्य लोग गाय पे बहुत पवित्र मानते थे और वो पूजा भी करते थे। सिंधु घाटी के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, जबकि वैदिक सभ्यता में इसका बहुत प्रयोग होता था और आर्य जीवन में इसका बड़ा ही महत्व था। तो पशुओं का ज्ञान भी इसमें जो है बहुत डिफरेंट दिखाता है। घर के निर्माण में अगर हम देखें तो कहते हैं वैदिक आर्य घर लकड़ी, बांस और मिट्टी के बने होते थे, जबकि सिंधु घाटी के लोग पक्की हुई ईंटों और पत्थरों से अपने घरों का निर्माण करते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए बर्तन बनाने की कला तो कहते हैं वैदिक काल के बर्तन साधारण से थे, जबकि सिंधु घाटी के लोग बर्तन बनाने की कला में माहिर थे। उनके बर्तन लाल व काले रंग में रंगे होते थे, जिन पर पशुओं, फूलों और वृक्षों के चित्र बने होते थे और उनमें आजकल के बर्तनों की भांति चमक भी होती थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बर्तन बनाने की कला काफ़ी महत्वपूर्ण थी, जबकि हम देखें वैदिक काल में तो बहुत ही साधारण थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है लिपि। देखिए वैदिक आर्य द्वारा किसी प्रकार का लिपि के प्रयोग का कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता है, लेकिन सिंधु घाटी के लोगों को चित्रलिपि का ज्ञान था, जो खुदाई के दौरान कई मोहरों पर पाई गई और इससे पता चलता है कि हड़प्पा के लोगों को लिखना आता था और इस शिक्षा का भी प्रसार उस समय बखूबी थी। उसके पश्चात देखें भाषा एवं धर्म ग्रंथ। कहते संस्कृति आर्य की भाषा थी और वेद इनके पवित्र ग्रंथ थे, लेकिन सिंधु घाटी के लोगों को चित्र लिपि को कभी अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। आर्य लोगों की भाषा जो संस्कृत थी और वो वेद के पवित्र ग्रंथ उन्होंने रचना किया, लेकिन सिंधु घाटी के लोगों की जो लिपियां थी आज तक पढ़ा नहीं जा सका, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पर।
उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है कला और शिल्प। सिंधु घाटी के लोग कला और शिल्प में काफ़ी उन्नत थे, जबकि आर्य उनसे पीछे थे। सिंधु घाटी के लोग नगर योजना, मूर्ति बनाना, बर्तन, चित्रकला, मोहर आदि कलाओं में निपुण थे। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो नगर योजना, मूर्ति बनाना, बर्तन, चित्रकला, मोहर आदि बनाने में काफ़ी निपुण थे, लेकिन आर्यों के इन क्षेत्रों में कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है अंतर देखने को मिलता है। जाति प्रथा की बात करें तो सिंधु घाटी के लोगों में कोई जाति प्रथा देखने को दूर दूर तक नज़र नहीं आई। उनके समाज में 4 प्रकार के लोग थे: शासक, धनी, माध्यम और निर्धन। ये केवल आर्थिक वर्ग थे, न कि सामाजिक। दूसरी ओर आर्यों का जो है समाज 4 जातियों में बटी हुई थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में बटा हुआ था, और साथ ही आर्यों में मानव जीवन के 4 आश्रम में भी बटे हुए थे: ब्राह्मण, ब्रह्मचार्य, गृह अवस्था, वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये 4 आश्रम भी थे, तो 4 यहाँ पर वर्ण भी थे, जाति भी थे, तो यहाँ पर आश्रम भी थे। लेकिन सिंधु घाटी के लोगों को इन आश्रमों में कोई विश्वास नहीं था और न इसको वो फॉलो करते थे। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है दोनों सभ्यताओं में समानताएं क्या थी। हालांकि वैदिक और सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सी असमानताएं थी, फिर भी इनमें कई समानताएं भी हमें नजर आई। जैसे देखा जाए तो पशुओं में समानता, इस समय कुत्ता, बकरी, भेड़, गाय, बैल आदि सिंधु घाटी सभ्यता तथा वैदिक सभ्यता दोनों में ही पाए जाते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। देखा जाए तो भोजन की समानता, दोनों सभ्यताओं के लोग भोजन जो थे गेहूं, जौ, दूध और दुग्ध पदार्थ, फल और सब्जियों का सेवन करते थे, जो कि दोनों सभ्यताओं में हमें देखने को मिला। बात करें आगे आभूषण में समानता, तो कहते हैं दोनों सभ्यताओं के लोग आभूषण पहनने के बहुत शौकीन थे। हार, अंगूठियाँ, कानों की बालियाँ, बाजूबंद, कलाईबंद आदि वैदिक और सिंधु घाटी लोगों के द्वारा पहने जाते थे, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर आगे हम बात करें वस्त्रों में समानता, तो देखा जाए तो वैदिक तथा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, तो दोनों में ही काफ़ी समानता यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है केश सज्जा तथा सौंदर्य प्रसाधन। देखिए, सिंधु घाटी तथा वैदिक सभ्यताओं की स्त्रियाँ सौंदर्य प्रिय थी और वे लंबे केश रखती थी और विभिन्न प्रकार की केश सज्जा भी करती थी। वे कंघी, सुगंधित पाउडर, ओठ लाली आदि सौंदर्य प्रसाधन प्रयोग करते थे। यानी दोनों के दोनों जो है इन चीज़ों का प्रयोग बखूबी करते थे, चाहे वो कंघी हो, सुगंधित चीज़ हो, पाउडर हो, होठ लाली वाले चीज़ हो, सभी का जो है दोनों सभ्यताओं में हमें देखने को मिला। और देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यताएँ जो है स्त्रियाँ सौंदर्य प्रेमी थी, दोनों के दोनों। व्यवसाय की समानता, देखा जाए तो दोनों सभ्यताओं के लोगों के प्रमुख व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन ही थे। यानी दोनों सभ्यताओं में हमने कृषि एवं पशुपालन देखे हैं, और ये लोगों की आजीविका के लिए मुख्य स्रोत के रूप में उस समय विद्यमान था। तो ये एक और भी महत्वपूर्ण बना देता है। अगर आगे हम बात करें स्त्रियों की स्थिति, तो देखा जाए दोनों सभ्यताओं में स्त्रियों को बहुत ही ऊंचा स्थान प्राप्त था। बेशक उत्तर वैदिक काल में अलग थी, लेकिन देखा जाए तो वैदिक कालों के अंतर्गत हम देखें तो दोनों सभ्यताओं में स्त्रियों को बहुत ही ऊंचा स्थान प्राप्त था। वैदिक युग में स्त्रियों का बहुत ही आदर होता था, तो उन्हें समाज में समानता की दृष्टि से देखा जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा से यह अनुमान होता था कि स्त्रियों का मातृ रूपी सम्मान होता था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में भी स्त्रियों को जो है मातृ देवी के रूप में पूजा जाता था, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था और ये जरूरी भी था। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था और आपके नॉलेज के लिए भी काफ़ी ज़रूरी था और पेपर के लिए भी महत्वपूर्ण था। अगर आपको ये सब बात समझ में आई, अच्छा लगता है देखने में, सुनने में, तो जर्नल सी बात है, ये आप विश्वास रखिए कि त्रिपान सेंटर आपके लिए और भी बहुत कुछ करने वाला है। और ये सब तब होगा जब आप त्रिपान सेंटर की मदद कीजिएगा, और मदद तब हो सकता है जब त्रिपान सेंटर आगे बढ़ेगा, और बढ़ेगा तभी आप बढ़ोगे और आपको बहुत कुछ यहाँ प्राप्त होगा। कहते हैं दोस्तों, अगर अच्छा आपको वीडियो समझ में आती है तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, और शेयर करने कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है।
जब ये आगे बढ़ेगा, दूसरे बच्चे देखेंगे तो ये और आगे बढ़ेगा और आपके समक्ष जो होगा हर तरह के टॉपिक उपलब्ध होगा। जब आप कमेंट भी कीजिएगा, कोई सब्जेक्ट की मांग भी कीजिएगा इसमें, तो वो भी बनेगा। लेकिन ये तब होगा जब इसके लिए अच्छे से प्रावधान होगा, और प्रावधान तब होगा जब आप लोग तिरपान सेंटर के साथ दीजिएगा, क्योंकि साथ रहेगा तभी तिरपान स्टडी रहेगा। तो सोचिए नहीं, जितना हो सके शेयर की भावना मन में बरकरार रखिए, ठीक है, इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो और चाहते हो कि आगे आप और भी वीडियो देखें, तो जानना सी बात है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपको 8 से लेकर MA तक बच्चों के लिए बहुत ही वीडियो उपलब्ध है। तो सोचना नहीं है दोस्तों, विचार नहीं करना है, अभी तिरपान सेंटर को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव करना है।